हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि अनुवाद के अनेक प्रकारों में से दो प्रकार हैं, आशु अनुवाद और सारा अनुवाद। तो अपनी इस वीडियो में हम PGTT 3 यानी कि व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र के इन दो टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही दो टॉपिक मेन हैं जो आपके PGTT 3 के एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि उसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आशु अनुवाद या सारा अनुवाद में से ही आते हैं। तो हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स के अलग अलग पहलुओं को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशु अनुवाद की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्र अनुवाद, यानी कि उसी टाइम किया गया अनुवाद, और इसे मौखिक अनुवाद भी कहते हैं। यानी कि ये लिखित रूप में नहीं होता, ये मौखिक रूप में ही होता है, यानी कि बोलने द्वारा किया गया अनुवाद। इसमें एक भाषा के कथन को तत्काल किसी दूसरी भाषा या कई भाषाओं में मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि अगर कोई वक्ता अपनी बात अंग्रेज़ी में कह रहा है और श्रोता अंग्रेज़ी भाषा को नहीं समझते, तो जो आशु अनुवादक होगा वह उस भाषा को उसी समय हिंदी में अनुवाद करके जो श्रोता हैं उनके सामने प्रस्तुत करेगा। इसकी प्रक्रिया कागज़ कलम की ना होकर मौखिक होती है, यानी कि इसमें लिखित अनुवाद नहीं किया जाता। किसी भाषा में कही गई बातों को संप्रेषित, यानी कि इसका मीनिंग होता है कम्युनिकेट करना। अगर हम हिंदी में इसके अलग पर्याय देखें तो यानी कि सूचित या प्रकट, तो संप्रेषित करने का कार्य जो है वो आशु अनुवादक करता है, जिसे कि दुभाषिया या फिर इंटरप्रेटर भी कहते हैं। वक्ता अपनी बात या भाषण देता जाता है और आशु अनुवादक उसके हर वाक्य का अनुवाद साथ साथ करता जाता है। यानी कि कोई भाषण देने वाला है, वो भाषण दिए जा रहा है, वो अपनी एक वाक्य कहेगा और उसी के साथ जो आशु अनुवादक है उस वाक्य को तुरंत उसी समय अनुवाद करता जाएगा उसका। अब सारा अनुवाद की बात करें तो सारा अनुवाद का अर्थ होता है सार रूप में अनुवाद, यानी कि किसी उसके शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ का अनुवाद करना, या फिर सार का अर्थ समरी भी होता है। जो बात कही गई है उसके सार यानी कि समरी या प्रमुख कथ्य को या उस प्रमुख कथ्य का अनुवाद किया जाता है। यानी कि अगर कोई एक टॉपिक है, कोई एक लेसन है, उसमें जो आपको किसी टॉपिक के ऊपर जो बात कही गई है, तो उसी टॉपिक को, मेन टॉपिक को ही अनुवाद किया जाता है उसमें, और उसके साथ जो दूसरी बातें हैं या उसको सपोर्ट करने वाली बातें हैं उसका अनुवाद नहीं किया जाता। यानी कि संपूर्ण पाठ का अनुवाद न करके उसके प्रमुख कथ्य को अनुवाद किया जाता है। मूल भाषा की किसी कित्ते को लक्ष्य भाषा में सार रूप में प्रस्तुत करता है सार अनुवाद। किसी कृति में एक केंद्रीय विचार या तथ्य होता है और उसके साथ अन्य विचार होते हैं जो केंद्रीय विचार को सुस्पष्ट करते हैं। सार अनुवाद में केंद्रीय विचार को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसको क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो क्रम होता है वो होता है व्याख्या, विस्तार और निष्कर्ष। यानी कि किसी भी टॉपिक को जब आप उसका सारा अनुवाद करेंगे तो जो टॉपिक है उसका क्रम होगा, पहले उसकी व्याख्या करना, फिर उसका विस्तार करना और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालना। अब आशु अनुवाद और सारा अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आशु अनुवाद की दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि आशु अनुवाद करने के जो तरीके होते हैं वो दो होते हैं। पहला तरीका होता है कि जब किसी सम्मेलन, सभा या समारोह में दिए जा रहे व्याख्यान या भाषण का उसी समय एक भाषा में या एक से अधिक भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत किया जाए। इसे तत्काल आशु अनुवाद यानी कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। दूसरा तरीका आशु अनुवाद का होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप यानी कि कोई बातचीत को
बारी बारी से एक दूसरे की भाषा में उनके कथन के तुरंत बाद अनुदित किया जाए तो उसे निरंतर या क्रमिक आशु अनुवाद यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहा जाता है और इसे आशु वार्ता अनुवाद भी कहा जाता है। अब सारानुवाद की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी प्रक्रिया में दो कार्य निहित होते हैं, यानी कि प्रक्रिया करने के दो कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है कि कथ्य की प्रमुख बिंदुओं की पहचान करना, फिर दूसरा है उस प्रमुख कथन का अनुवाद करना। इसकी प्रक्रिया 4 चरणों में होती है, यानी कि 4 स्टेप्स होते हैं सारानुवाद करने की प्रक्रिया के। पहला जो इसका स्टेप है वो है अर्थ ग्रहण। कृति को एक बार से अधिक बार पढ़ना, जिससे कि यह पता चल सके कि उसे किस संदर्भ में लिखा गया है और किस क्रम में अभिव्यक्त किया गया है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कही बातें या वर्णन, जैसे कि अन्योक्ति, उपमा अथवा उदाहरण या घटना को समझने में और उसे अनावृत करने में सहायता होती है, यानी कि उसे दूसरों के सामने प्रकट करने में सहायता होती है। दूसरा सारानुवाद की प्रक्रिया का चरण होता है प्रमुख कथ्य की पहचान करना। कृति को किस उद्देश्य से लिखा गया है, लेखक उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है तथा यह तथ्य किसी घटना द्वारा जो है वर्णित भी किया गया हो सकता है, तो इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कृति में नदियों की गंदगी या अशुद्धता के बारे में कहा गया है तो यह समझने में आसानी होगी कि कृति पर्यावरण प्रदूषण के किस पक्ष पर लिखी गई है, तो उसी के अनुसार जो है उसका सारानुवाद किया जाएगा। तीसरा चरण जो है वो है चयन के बिंदु। कौन सा विचार केंद्रीय विचार के क्रम, जो मैंने आपको बताया व्याख्या, विस्तार और निष्कर्ष को विकसित करने में सहायक हो, उनको पहचानना। ऐसे कथनों या उप विचारों का त्याग करना जो कि एक ही विचार की पुनरुक्ति करते हों, यानी कि एक ही पॉइंट को जो बार बार लाइनें एक ही पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ऐसे जो है कथनों को त्याग देना चाहिए। लाक्षणिक अभिव्यक्ति यानी कि उपमा के द्वारा, उदाहरण, अनुक्ति या कोई अन्य प्रकार के संकेत जैसे मुहावरे या कहावत, इनसे जो है मूल विचार को खोजकर उन्हें सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत करना। क्योंकि ये सारानुवाद है तो इसमें आप मुहावरे, कहावत या अलंकारिक रूप में जो लिखी गई बातें होती हैं उनको आप वैसे ही प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें आप सीधी और सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। फिर चौथा चरण है मूल पाठ का संक्षेपण और पुनः प्रस्तुति। संक्षेपण यानी कि उसको शॉर्ट करना और फिर उसको फिर से प्रस्तुत करना। इसमें जो है सारानुवाद का प्रारूप तैयार किया जाता है और यह 2 विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला तरीका होता है कि मूल भाषा में ही सार तैयार किया जाता है, यानी कि समरी तैयार की जाती है और उस सार का अनुवाद लक्ष्य भाषा में कर लिया जाता है। यानी कि अगर समझिए कोई इंग्लिश का टेक्स्ट है तो उसकी जो समरी है वो इंग्लिश में ही तैयार की जाए और फिर उस जो है समरी का अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाए। दूसरा तरीका है कि मूल भाषा से सीधे लक्ष्य भाषा में सारानुवाद कर देना, यानी कि इंग्लिश भाषा से सीधे आप उसे हिंदी भाषा में सार रूप में, समरी रूप में अनुवाद कर देंगे। इसमें जो है अनुवादक प्रमुख बातों को कागज़ पे लिखने की बजाय अपने मस्तिष्क में ही उन्हें क्रमबद्ध करके सीधे लक्ष्य भाषा में पुनः प्रस्तुत करता है। क्योंकि यह विधि जो है कठिन होती है तो इसका प्रयोग अनुवाद के दीर्घकालीन अनुभव के बाद ही करना संभव होता है। यानी कि जब आपको एक एक्सपीरियंस है तभी आप इस तरीके को कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये है कि सारानुवाद एक प्रकार का संक्षेपण है, यानी कि शॉर्ट करना है। यह मूल से छोटा होता है, कथ्य को कम से कम शब्दों में इसमें बताया जाता है। जटिल और अलंकृत भाषा की जगह सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मिश्रित वाक्यों से छोटे वाक्यों में इसमें परिवर्तन किया जाता है। अब प्रक्रिया की जो सीमाएं हैं वो यह होती हैं कि इसमें मूल कृति की स्पष्ट गंध होनी चाहिए जिससे कि कथ्य की पहचान हो सके।
भाषा शिष्ट, सरल और सहज हो और जिसमें कृत्रिमता ना हो, अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो और मूल कथ्य के इतना निकट हो कि वह मूल कृति का ही पर्याय बन सके। अब हम आशु अनुवाद और सारानुवाद की विशेषताएं देखेंगे। तो आशु अनुवाद की विशेषता पहली है प्राचीनता, कि यह आशु अनुवाद जो है अनुवाद की प्राचीनतम विधा है। भाषा के आविष्कार ने घटना विशेष अथवा संकेतों को स्वर में या स्वर संकेतों में अनुदित किया और वस्तुतः वही सबसे पहला अनुवाद था। यानी कि किसी चीज़ को लोगों ने देखा और उसके साथ जब किसी स्वर को एसोसिएट किया तो वही सबसे पहला आशु अनुवाद था। आशु अनुवाद लेखन की प्रक्रिया से काफ़ी पहले शुरू हो गया था, क्योंकि इसका संबंध बोलने की क्रिया से है तथा कागज़ कलम या भोजपत्र पर लिखने की कला के विकास से पूर्व ही दो विभिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों की भावना को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए दुभाषी की ज़रूरत होती थी और आशु अनुवाद का कार्य किया जाता था। अगर हम वैसे भी देखें तो आप देखेंगे कि कोई अगर बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो सबसे पहले वह बोलना ही सीखता है, उसके बाद जो है वो लिखना पढ़ना सीखता है। तो इसी तरीके से जब भाषा का जब विकास हुआ तो सबसे पहले बोलने का ही जो है क्रिया हुई। तो इसीलिए आशु अनुवाद जो है वो प्राचीनतम जो है अनुवाद का क्रिया मानी जा सकती है। भारतीय लोकगीत, लोक कला आदि का प्राचीनतम रूप लिखित नहीं है। आशु अनुवाद की वजह से ही यह एक से दूसरे क्षेत्रों की भाषाओं में प्रचलित रही है और धर्म प्रचार में भी आशु अनुवाद का ही सहारा लिया जाता रहा है। इसकी दूसरी विशेषता है शैलीगत सहजता। आशु अनुवाद की शब्दावली सहज और स्वाभाविक होती है। जब अनुवादक लिखित सामग्री का अनुवाद करता है तो वह शब्दकोश, संदर्भ साहित्य आदि की सहायता लेता है। कभी वह मौलिकता की रक्षा करने में तो कभी भाषा को सरल बनाने में आमतौर पर इतना कृत्रिम अनुवाद करता है कि भाषा सहज स्वाभाविक गुणों की रक्षा नहीं हो पाती। इसके विपरीत आशु अनुवादक बहुत ही मुक्त भाव से सहज स्वाभाविक शैली में अनुवाद करता है, अतः उसके अनुवाद में नैसर्गिकता होती है। तीसरा इसकी विशेषता है तत्कालिक संप्रेषणीयता। आशु अनुवादक की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि मूल वक्ता द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसे सही एवं सटीक रूप से श्रोता अथवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करना, क्योंकि श्रोताओं को दोबारा सुनने का अवसर नहीं मिलता। यही कारण है कि आशु अनुवाद में संप्रेषणीयता बहुत अधिक होती है। चौथी विशेषता है सरलता। सामान्य अनुवाद में बहुत सारे कोशों, तकनीकी, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावलियों के प्रयोग से उसकी भाषा बोझिल हो जाती है और अनुवाद इतना दुरह हो जाता है कि वह पाठकों को समझ में ही नहीं आता। जबकि आशु अनुवादक हमेशा सरल, सुबोध एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग करता है ताकि श्रोता उसे आसानी से और तुरंत समझ सके। पांचवी इसकी विशेषता है सांस्कृतिक सेतु। आशु अनुवादक दो विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करता है। यह आशु अनुवाद की महानतम उपलब्धि है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही दो विभिन्न सभ्यताएं एवं संस्कृतियां निरंतर आपस में समीप आती रही हैं। जैसे कि पुराने समय में धर्म प्रचार के लिए जो है आशु अनुवाद का ही सहारा लिया जाता रहा है, चाहे वह बौद्ध धर्म का हो, चाहे वह ईसाई धर्म का हो। इसी तरीके से कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि में भी आशु अनुवाद का सहारा जो है वो लिया जाता रहा है। इसके ही द्वारा जो है दो विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिली और उन्होंने उसके बीच आशु अनुवाद ने एक सेतु का यानी कि ब्रिज का काम किया है। फिर छठी इसकी विशेषता है वैश्वीकरण का अनिवार्य साधन। क्योंकि आज के टाइम में जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, एक देश से दूसरे देश के बीच जो है तुरंत सूचनाएं वगैरह मिलती हैं, तो आशु अनुवादक जो है ये इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट जो है अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विभिन्न देशों की एकता को एक कड़ी से जोड़ता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है,
वहाँ पे अनेक कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वहाँ पे जाते हैं, भाषण देते हैं, वो अपनी भाषा में भाषण देते हैं। तो उसी समय जो आशु अनुवादक होता है वह उसे दूसरी भाषाओं में दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से राजनयिक कार्य या व्यापारिक कार्य हैं, इनमें भी आशु अनुवादक की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। आज के टाइम में जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जो है व्यापार किया जाता है, तो उसमें भी जो है वहाँ के लोग हैं वो हमारी भाषा को नहीं समझते, और हमारे देश में लोग उनकी भाषाओं को जो नहीं समझते, तो इसी को आशु अनुवादक जो है यहाँ पे काम आता है कि वह दोनों भाषाओं को समझ सकता हो और वह एक भाषा को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। अब सारानुवाद की विशेषताओं की बात करें तो पहली इसकी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी कि इसका शॉर्ट होना। सारानुवाद में कथ्य के मूल उद्देश्य को प्रकाशित किया जाता है, अतः सारानुवाद विषय अनुसार होता है। यानी कि सारानुवाद हर किसी टॉपिक में नहीं हो सकता, किन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही सारानुवाद हो सकता है। इसमें किसी घटना के विवरण या विषय के प्रतिपादन यानी कि प्रेजेंटेशन को सार रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सामाजिक सरोकार के विषयों के संक्षेपण के लिए ही सारानुवाद की विशेष उपयोगिता है। जैसे कि वो विषय हैं अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, न्यायालय अथवा कार्यालय से संबंधित कार्यवाही की प्रक्रिया, या फिर पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म। आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें भी जो है कई टॉपिक्स को जो है सारानुवाद के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरी विशेषता है सूचना प्रधानता। इसका प्रमुख उद्देश्य किसी विषय अथवा घटना विवरण की सूचना प्रदान करना होता है। इस तरह अनुदित सामग्री के पाठक वर्ग को उनके प्रमुख मुद्दों या बातों की जानकारी मिल जाती है। यानी कि एक पूरे टॉपिक को प्रस्तुत करने की बजाय जो है वो उनके मेन टॉपिक्स को ही प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको उसकी पूरी जानकारी उन टॉपिक से ही मिल जाए। सारानुवाद की तीसरी विशेषता है विचार क्रम निर्वाह। प्रतिपादित यानी कि प्रेजेंट किया गया है विषय के विचार क्रम का यथावत अनुसरण होता है। किसी भी विषय का प्रतिपादन विचारों के विशेष तारतम्य यानी कि उनके जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनकी एक सीक्वेंस पे आधारित होता है, और सारानुवाद इसी तारतम्य यानी सीक्वेंस को उद्घाटित करता है। इसलिए सारानुवाद एक कृति के रूप में पूर्ण और स्वतः पर्याप्त होता है। इस दृष्टि से सारानुवाद को मूल कृति का पर्याय माना जा सकता है। यानी कि जैसे किसी टॉपिक में जब कोई बात की जा रही है और उसको जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है, सारानुवाद में भी उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में उनको शॉर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। चौथी विशेषता है संपादन। संपादन का मतलब है कि एडिट करना। तो सारानुवाद में संपादन जो है वो निहित होता है। यह एक प्रकार की शल्य क्रिया है जिसके द्वारा भाषा की जटिलता को सुबोध बनाया जाता है। यानी कि डिफ़िकल्ट जो लैंग्वेज है उसको सरल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उलझे हुए विचारों को सुलझाकर असंगत और अनावश्यक अंशों को काट छाँट कर मूल कथ्य को प्रवाही बनाया जाता है और मूल कृति को अधिक स्पष्ट करता है, उसे जो है समझने योग्य बनाता है लोगों के। तो यह एक प्रकार का पुनः सृजन कहा जा सकता है। इसमें चिंतन के साथ साथ रचना कौशल की भी ज़रूरत होती है। यानी कि किसी टॉपिक के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को जो है लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करना, और जो अनावश्यक हैं या ज़रूरी नहीं है टॉपिक्स या लाइनें उनको हटा देना। सारानुवाद की पांचवी विशेषता है व्यवहारिक उपयोगिता, क्योंकि इसका उपयोग जो है सूचना या संवाद के संकलन और या अथवा संप्रेषण के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सारानुवाद मात्र स्वतः सुखाय भी नहीं होता है, यानी कि यह सेल्फ प्लेजर के लिए नहीं होता, यह दूसरे लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका एक ग्रहीता वर्ग होता है जिसके उपयोग के लिए सारानुवाद किया जाता है।
अतः सारानुवाद उद्देश्य और प्रयोजन के अनुसार भी किया जाता है और विषय अनुसार भी। यानी कि अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक का सारानुवाद कर रहे हैं तो उसको जो पढ़ने वाला वर्ग होगा वो अलग होगा। किसी एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट का सारानुवाद कर रहे हैं तो उसको पढ़ने वाला जो ग्रहीता वर्ग है वह अलग होगा। अब हम आशु अनुवाद और सारानुवाद की सीमाओं को देखते हैं। तो आशु अनुवाद की जो सीमाएं हैं वो है, पहली इसकी सीमा है तत्कालिक और मौखिक स्वरूप। यानी कि अनुवादक को ज़्यादा सोचने और समझने का समय नहीं मिल पाता, उसे तुरंत जो है वो अनुवाद करना पड़ता है। वाक्य विन्यास भी सुधारने का संभावना नहीं होती। यानी कि अगर उसने किसी बात को कहना शुरू कर दिया है तो वह उसे बीच में नहीं छोड़ सकता और ना ही उसको बदल सकता, उसे उस वाक्य को पूरा करना ही पड़ेगा। दूसरी इसकी सीमा है संस्थाओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि के नाम से अपरिचित होने के कारण कई बार अनुवादक के दिमाग में वह सही तरीके से रजिस्टर नहीं हो पाते और फिर जब उन्हें बोलने का समय आता है तो कई बार अनुवादक को वो नाम छोड़ने पड़ते हैं और उनके छोड़ के ही उसे उन बातों को श्रोताओं तक बोलना पड़ता है। फिर वक्ता का उच्चारण या लहजा भी कई बार समस्या पैदा करता है कि कई बार उसके बोलने का तरीका अलग है जिससे कि जो है अनुवादक उसकी बात को समझ नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में भी उसे उन बातों को छोड़ना पड़ता है। फिर जब मूल वक्ता या कुछ श्रोता दोनों भाषाएं जानते हों तो तब अनुवादक जो है अगर किसी अन्य पर्याय का सहारा ले तो लोग अनुवादक को गलत समझेंगे। कि अगर कोई व्यक्ति हैं जो श्रोता वर्ग हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं, समझिए कि किसी हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है भाषाओं को जानते हैं, और अनुवादक जो है किसी इंग्लिश की कही हुई बात को किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत करे और सुनने वाले हैं वो उसका रियल मीनिंग जानते हैं, तो उन्हें लगेगा कि शायद अनुवादक उन्हें गलत तरीके से सूचना पहुंचा रहा है, तो वह उसको अनुवादक को गलत समझेंगे। सारानुवाद की सीमाओं की बात करें तो इसका उपयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसमें केवल मूल कृति के आशय की ही जानकारी मिल सकती है, उसका पूर्ण परिचय नहीं। यानी कि उसके मेन पॉइंट्स ही आपको पता लग सकते हैं, पूरे जो है कृति की जानकारी नहीं मिल सकती। कभी कभी एक ही कृति के ध्वनितार्थ एक से अधिक होते हैं जिनको सारानुवाद में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि एक ही जो है कृति में किन्हीं अलग अलग टॉपिक्स को अगर डिस्कस किया गया हो तो उसको सारानुवाद में हम नहीं शो कर सकते, क्योंकि इसमें जो है किसी एक ही टॉपिक को जो है शो किया जाता है। इससे जो है वह मूल उद्देश्य का उद्घाटन न करके गौण या इतर उद्देश्य का उद्घाटन हो सकता है कि अगर वो ऐसा करेगा, यानी कि जो मेन टॉपिक है उसको छोड़ के किसी और टॉपिक को भी पकड़ सकता है। ऐसा सारानुवाद भ्रामक हो सकता है और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे कि किसी नेता ने अपने भाषण दिया तो उसमें जो है वो मेन टॉपिक के साथ साथ कई और बातों को भी बोल जाता है, तो क्या होता है कि जो सुनने वाले हैं या अनुवादक हैं अगर वो उसको उन टॉपिक्स को लें तो लोगों तक वह अलग तरीके से भी पहुंच सकता है और लोग उसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। और समाचारों में भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादातर समाचार जो होते हैं वह कोटेशन को ही यूज़ करते हैं, यानी कि उनके जो किसी व्यक्ति ने शब्द कहे हैं उन्हीं शब्दों को उसी तरीके से वो पेश करते हैं, उसको वो बदलते नहीं हैं, जिससे कि अर्थ का अनर्थ ना हो। तीसरी इसकी जो सीमा है वो है सूचना प्रधानता। यानी कि सूचना प्रधान होने के कारण इसमें शैलीगत सौंदर्य और जिस्वता की संभावना नहीं होती, इसलिए सभी प्रकार की कृतियों का सारानुवाद संभव नहीं हो सकता। ना ही ऐसी कृतियाँ जिसमें कि तथ्य को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया गया हो उनका सारानुवाद हो सकता। जैसे कि कविता है, कविता में जो है लयवात्मक लहजे में पेश किया गया होता है और इसमें प्रतीकों का, बिंबों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सारानुवाद जो है वो सिंपल वर्ड्स में किया जाता है, तो इसलिए जो है कविता का सारानुवाद नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है आशु अनुवाद और सारानुवाद की संभावनाएं। तो आशु अनुवाद की संभावनाएं देखें तो आशु अनुवाद को जो है सामान्य अनुवाद की तुलना में अनुवादक को यह सुविधा होती है कि वह स्वयं वक्ता की भूमिका भी निभाता है। यानी कि क्योंकि वो बोल के प्रस्तुत करता है तो एक तरीके से वह वक्ता भी एक तरीके से हुआ। भाषण तथा वार्तालाप में मौजूद होने पर वह अपने लहजे, हाव भाव, शारीरिक मुद्रा से ऐसा बहुत कुछ कहने की स्थिति में होता है जिसे कि भाषा के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकते। फिर दूसरी संभावना है श्रोता की निरंतर उपस्थिति की संभावना अनुवादक को निरंतर प्रोत्साहित करती है। लिखित अनुवाद में अनुवादक को यह नहीं पता होता कि जो उसने अनुवाद किया है उसको कोई कब पढ़ेगा, लेकिन आशु अनुवादक को पता होता है कि जो वह बोल रहा है उसकी बातें तुरंत उसी समय सुनी जा रही हैं और जो सुनने वाले हैं वह उसके ऊपर आश्रित भी हैं, क्योंकि जब तक आशु अनुवादक उन बातों को नहीं बताएगा श्रोताओं तक वो बातें नहीं पहुंच पाएंगी। तो यह अनुभूति उसके कार्य में कुशलता की संभावना को बढ़ाती हैं और साथ में जो है दायित्व बोझ भी पैदा करती हैं। सारा अनुवाद की संभावना देखें तो आज के टाइम में जो है सूचना और ज्ञान के भंडार में जो है वृद्धि के साथ साथ उसे सार रूप में संकलित करके विभिन्न भाषाओं में संप्रेषित करने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। अब देखेंगे नए नए टॉपिक्स होते हैं, नई नई चीज़ों के जो है आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टॉपिक्स पे लिखा जा रहा है, तो उसको जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें सारानुवाद का ही सहारा लेंगे। फिर साहित्य के क्षेत्र में हालांकि सारानुवाद की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसकी उपयोगिता से पूर्णतः इनकार भी नहीं किया जा सकता। यानी कि साहित्य के अगर आप नॉवेल्स वगैरह देखें तो उनके सारानुवाद नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि साहित्य कोश तैयार करते समय या उसकी समीक्षा करते समय कृति या अनेक कृतियों का संक्षिप्त परिचय देना होता है। यानी कि आप जब उसके क्रिटिसिज्म कर रहे हो या उसका रिव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे सारानुवाद का सहारा लिया जाता है। यदि यह कार्य किसी साहित्य की मूल भाषा से भिन्न भाषा में हो तो ऐसी स्थिति में सारानुवाद का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दे रखा है कि साहित्य अकादमी ने भारतीय साहित्य का विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर तैयार किया है। 22 भाषाओं के विषय में सूचना देने वाला यह विश्वकोश अंग्रेजी में है। तो इसमें जो विभिन्न भाषाओं की कृतियों का जो संक्षिप्त परिचय यानी कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है वह सारानुवाद के उपयोग से ही तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि साहित्य के क्षेत्र में भी सारानुवाद की जो उपयोगिता है वो इस तरीके से पूर्ण होती है।